जय हिंद बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रोली में। पिछले लेक्चर में जो हमने पार्ट कंप्लीट किया था, मतलब कि कविता जो है वो, और फिर होमवर्क में आपको शायद प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे जो आपको टेक्स्ट बुक में पहले लिखना है, फिर बाद में नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आज हम अभ्यासक्रम में आगे बढ़ेंगे थोड़ा। प्रश्न जो 6 है, पेज नंबर 18 में दिए गए अर्थों वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखो। ये जो पंक्ति दी गई है आपको, उसमें से जो पैराग्राफ है उसका अर्थ दिया है और आपको अर्थ में से वो पूरा पैराग्राफ चुनना है, मतलब कि वो पंक्तियाँ चुनकर लिखनी है। इस अवसर पर जो मतलब कि ये पूरा जो है, लोग पोंगल और मकर संक्रांति के त्यौहार पर सुबह जल्दी जाग जाते हैं। इस अवसर पर खीर चूरमा बनाया जाता है और बेलों की दौड़ प्रतियोगिता होती है। ये जो अर्थ है पूरा पंक्ति का, उसकी आपको पंक्तियाँ लिखनी है, मतलब कि वो पंक्तियाँ है पेज नंबर 15 पर तीसरा जो पैराग्राफ है, पेज नंबर 15 पर है प्रश्न 6 का उत्तर। ठीक है, पैराग्राफ तीसरा है, पोंगल मकर मनाने को पो फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खाकर बैलों की दौड़ कराते। ये आपको 4 लाइन में लिखना है। ठीक है, वो आप टेक्स्ट बुक में लिख लेना, और जो भी मैंने बोला है पूरा अभ्यासक्रम आपको टेक्स्ट बुक में जो लिख रहे हो वही नोट में लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, सही उत्तर के सामने राइट लगाओ, मतलब कि MCQ। सही उत्तर के सामने लगाओ। ठीक है, अभी इसमें है क। मेरे साथ साथ आप लोग देखते जाओ, समझते जाओ और टेक्स्ट बुक में राइट करते जाओ, और फिर बाद में फ्री बैठे हो तब होमवर्क कर लेना। ठीक है, नोटबुक में लिख लेना। मेलों के मौसम में कौन नाचने लगता है? अगर क्लास में आप लोग बैठे होते तो आपसे मैं आंसर लेती, पूछती कि कौन नाचता है, और बच्चे हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि मैम मुझे पता है, लेकिन अभी आप लोग घर पर बैठे हो, मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए मुझे ही आपको आंसर बताना है कि मेलों के मौसम में कौन नाचने लगते हैं। पशु पक्षी नाचते हैं, बच्चे बूढ़े, स्त्रियाँ या स्त्री पुरुष। मेलों के मौसम में सब नाचने लगते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, जो भी हो। ठीक है, यानी बच्चे बूढ़े। तो आपको जो सही आंसर है बच्चे बूढ़े, उसके सामने आपको राइट लगाना है। ठीक है, बच्चे बूढ़े मतलब कि बच्चे बूढ़े जो शब्द लिखा है उसके बाजू में जो सर्कल है उसमें आपको राइट करना है। मैंने सिर्फ सही आंसर जो है वही लिखा है। अब है दूसरा ख। होली का त्योहार हमें कौन सा भेद भुलाने की सीख देता है? होली का त्योहार हमें कौन सा भेद भुलाने की सीख देता है? ठीक है, अभी इसका सही आंसर क्या है कि होली का जो त्योहार होता है वो हमें ऊंच नीच का भेद भूलने को कहता है, या गांव शहर का भेद भूलने को कि गांव में ही होली खेली जाती है या फिर शहर में खेली जाती है, या फिर त्योहारों का भेदभाव, या फिर स्त्री पुरुष का कौन सा भेदभाव?
ऊंच नीच का, मतलब कि हम ऊंची जाति के हैं या हम फिर पैसे वाले हैं या फिर हम ही होली खेल सकते हैं, दूसरे लोग नहीं खेल सकते, या फिर हम हिंदू हैं तो खेल सकते हैं, बाकी की जाति वाले नहीं खेल सकते। ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो भूलने को हमें कह रहा है। मतलब कि इसका सही आंसर क्या है? ऊंच नीच का भेद, ये सही आंसर है। जो राइट आंसर है वो मैंने सर्कल में राइट किया हुआ है, वही शब्द मैंने लिखा है। ठीक है, अभी है तीसरा ग। गिरिजन और वनवासी मिलजुल कर किस में भाग लेते हैं? गिरिजन और वनवासी मिलजुल कर किस में भाग लेते हैं? अब इसका सही आंसर आपको बताना है। गिरिजन और वनवासी जो है वो मिलजुल कर किस में हिस्सा लेते हैं? पूजा पाठ में, या त्योहारों में, नृत्य गान में, या रथ यात्रा में। ये चार ऑप्शन में से आपको क्या सही लग रहा है? रथ यात्रा में गिरिजन यानी जो जंगलों में रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, सॉरी, वनवासी, वनवासी यानी जो वन में रहते हैं, मिलजुल कर वो लोग किस में हिस्सा लेते हैं? रथ यात्रा में। इसका सही जवाब है रथ यात्रा। ठीक है, पहला है मेलों के मौसम में कौन नाचने लगता है? तो बच्चे बूढ़े, सही आंसर। दूसरा है होली का त्योहार हमें कौन सा भेद भुलाने की सीख देता है? हमें कौन सा भेद भूलकर हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए, यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव जो है वो हमें भूलना चाहिए। मतलब कि जब भी हम कोई भी त्योहार हो, सिर्फ होली नहीं, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय त्यौहार हो, जो भी 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, जो भी त्यौहार है, वो हमें सारे भेद भूलकर हमें एक होकर पूरे भारतवासी को ये त्यौहार मनाना चाहिए। फिर तीसरा है गिरिजन और वनवासी मिलजुल कर किस में भाग लेते हैं? तो उसका सही आंसर है रथ यात्रा में। ये जो 3 है MCQs है, जो उसका जो सही जवाब है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। आप टेक्स्ट बुक में इसे कंप्लीट कीजिए और फिर नोट में भी आपको लिखना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। साथ में आप समझते भी जाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखने के खातिर आपने लिख लिया। ठीक है, आपको इसे समझना भी है, पढ़ना भी है। हो सके तो जो जो चैप्टर ख़त्म हो या फिर जितना लेक्चर में पढ़ाया जाए उतना आप घर पर लर्न करते जाए, तो आपको पढ़ने में या जब भी एग्ज़ाम होगी तब आपको आसानी होगी। अब है बात भाषा की, स्टार्ट होता है बात भाषा की। उसमें है प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में से जो पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से सुनिए, जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर गोला लगाना है। मतलब कि इससे पहले हम ये पढ़ते थे या ये लिखते थे कि जो पर्यायवाची है शब्द, मतलब कि सूरज है, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है दूसरा, उस पर गोला लगाओ। लेकिन अभी इसमें क्या करना है, जो नहीं है पर्यायवाची, उसका समान अर्थ वाला शब्द नहीं है, हमें उस पर गोला लगाना है। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर गोला लगाओ। ठीक है, अभी पहला है बाल। बाल का अर्थ क्या होता है?
बाल का अर्थ होता है बच्चा, शिशु, बालिका और बालक। देखिए, बाल यानी बच्चा। बाल को हम मतलब कि ये बाल जो है सिर के, उसकी बात नहीं हो रही है। ये बाल यानी बच्चा भी कहते हैं हम, छोटा सा बाल है, छोटा सा गोपाल कहते हैं उसे हमें। बाल यानी बच्चा होता है, बाल यानी शिशु भी होता है और बाल यानी बालक भी होता है। तो बचा क्या? बालिका। बालिका यानी किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, छोटी सी जो बच्ची होती है उसको क्या कहा जाता है? बालिका। मतलब कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर हमें गोला लगाना है, सर्कल करना है। तो बाल यानी बच्चा भी होता है पर्यायवाची, शिशु भी होता है और बालक भी होता है। तो बचा क्या? बालिका। तो हमें उस पर सर्कल करना है, ठीक है। अभी दूसरा शब्द है स्नेह। स्नेह यानी उसका पर्यायवाची क्या होता है? प्रिय। फिर होता है स्नेह यानी प्रेम, फिर प्यार और प्रीति। किसी से लगाव होना, किसी से प्रीति होना, किसी से प्रेम होना, प्यार होना। हमें हमारे मम्मी पापा से लगाव है, प्रेम है, प्यार है, प्रीति है। मतलब कि हमारा मन हमारे मम्मी पापा के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे दादी दादा है, हमारे मामा मामी है, चाचा चाची है, जो भी हमारे दोस्तों के साथ भी हमें प्रेम होता है ना कि नहीं। तो स्नेह का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रिय है। प्रिय यानी जो आपको अच्छा लगे वो। प्रिय यानी क्या होता है? जो आपको पसंद है। प्रेम नहीं, मतलब कि आप सामने वाले व्यक्ति को पसंद करते हो, सामने वाली व्यक्ति आपको अच्छी लगती है और उनके साथ लगाव होना, वो अलग बात है, ठीक है। तो स्नेह यानी प्रिय नहीं, स्नेह यानी प्रेम है, स्नेह यानी प्रेम सही है। फिर प्यार तो उसका पर्यायवाची शब्द है। फिर प्रीति वो भी उसका पर्यायवाची है। तो बचा क्या? प्रिय। क्या बचा? प्रिय। प्रिय यानी आपको जो व्यक्ति पसंद होती है, आपको कोई आपका दोस्त है या फिर कोई अनजान व्यक्ति है, आप उनसे पहली बार मिलते हो या फिर आप क्लास में आते हो, आपका दोस्त है या आपके पास में जो बैठा हुआ है, तो उनको आप पहली बार मिलते हो और उनकी बातें जो है, उनका जो बर्ताव है, उनका बिहेवियर है, वो आपको पसंद होता है। मतलब कि वो व्यक्ति आपको अच्छी लगती है कि ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी है, ये मेरी दोस्त कहने के लायक है या मैं इसे पसंद करता हूँ कि मैं इसका दोस्त बनना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कि प्रिय यानी स्नेह का अर्थ नहीं होता। स्नेह मतलब कि प्रेम, स्नेह मतलब कि प्यार, स्नेह मतलब कि प्रीति। समझ में आ गया? प्रीति का जो अर्थ है मतलब कि स्नेह, किसी के प्रति लगाव होना, किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना, किसी के प्रति चाह भी ये स्नेह का ही अर्थ है, उसका पर्यायवाची शब्द है। मतलब कि प्रिय जो है वो अलग है, मतलब कि उस पर सर्कल लगेगा, ठीक है। अभी है दीपक। दीपक यानी दीप, प्रकाश, प्रदीप और दिया। इतने 4 ऑप्शन में से आपको ये जरूरी नहीं है कि एक जैसे जो शब्द देखने में हो या बोलने में हो तो उसका अर्थ भी एक जैसा होता है। दीपक का अर्थ होता है दिया, दीपक यानी प्रकट होना, दीपक यानी दिया जलाना, दीप उसे कहते हैं जो प्रकाश चारों ओर फैलाता है, उसे भी दीपक कहा जाता है। चारों ओर प्रकाश कौन फैलाता है? तो दीपक। उजाला, चारों ओर उजाला होना मतलब कि दीपक। तो दीपक यानी दीप, उसका पर्यायवाची शब्द है। दीपक यानी प्रकाश, उसका पर्यायवाची शब्द है। दीपक यानी दिया, दिया जलाना, दीपक जलाना, रोशनी जलाना, रोशनी फैलाना चारों ओर। मतलब कि ये जो 3 शब्द है वो उसके पर्यायवाची है। और प्रदीप, प्रदीप क्या है?
वो एक व्यक्ति का नाम है, प्रदीप। तो दीपक का प्रदीप से कोई संबंध नहीं जुड़ता है, मतलब कि वो क्या है, अलग है शब्द, तो उस पर हम सर्कल करेंगे, गोला लगाएंगे। दीपक यानी दीप उसका समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है, प्रकाश उसका पर्यायवाची शब्द है, और दिया। समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ेंगे। गिरी। अब गिरी यानी उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। गिरी का अर्थ क्या होता है? गिरी यानी पर्वत, गिरी यानी नारियल, गिरी यानी पहाड़, और गिरी यानी भूधर। इनमें से इनका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें पहचानना है। गिरी यानी पर्वत होता है तो हाँ सबको पता है। गिरी यानी नारियल होता है, नारियल गिरी नहीं होता, नारियल तो पूरा गोल होता है। ये गिरी तो पर्वत की बात हो रही है, जो बहुत बड़ा पर्वत होता है, बहुत बड़ा पहाड़ होता है। तो पहाड़ गिरी का दूसरा शब्द है भूधर। उसे भी पहाड़ कहा जाता है, गिरी कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। तो बचा क्या? नारियल, यानी उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नारियल जो है वो गिरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अभी उसके आगे है वन। इतना आपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो में से देखकर कंप्लीट कर लीजिए कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और फिर टेक्स्ट बुक में से देखकर नोट में कंप्लीट कर लेना। मैं एक ही बात आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी आप स्कूल स्टार्ट होगी तब आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक जो है वो चेक होगी। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको उसमें सर्कल करना है। ठीक है, अब है वन। वन का पर्यायवाची क्या होता है? अरण्य, जंगल, कानन और बगिया। अब इनमें से वन का जो समानार्थी शब्द पर्यायवाची है वो क्या होता है? अरण्य, हाँ। जंगल, हाँ। कानन, हाँ। कानन भी वन का ही दूसरा शब्द है, शब्द अलग है, उसका अर्थ एक ही होता है, यानी वन यानी जंगल। अभी बचा का बगिया यानी बाग, उपवन। जंगल अलग होता है, बाग अलग होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आपको पता है। ठीक है, अब वन यानी अरण्य, जंगल और कानन, ये 3 जो शब्द है वो उसके पर्यायवाची है, और बाकी जो बचा बगिया वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न 1 खत्म हुआ। अब प्रश्न 2, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद मतलब कि जो शब्द दिए हैं उसका आपको विच्छेद करना है, स्वर और व्यंजन अलग करना है, और जो भी आपको बॉक्स दिए गए हैं उनमें आपको स्वर वर्ण मतलब कि व्यंजन में से स्वर अलग, कौन सा स्वर अलग होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। पूरा वाक्य है, उनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, या भाव हो, या जगह का नाम हो, जो भी हो, जो भी संज्ञा हो, सिर्फ आपको उसका नाम लिखना है कि कौन सी संज्ञा है। इनमें से शब्द कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है वो लिखना है ब्लैंक्स में। फिर है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके हम अपनी बात को कम शब्दों में कह सकें। मतलब कि कभी कभी ये हम पूरे दिन में हम कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ शब्द हम बोलते हैं तो कहते हैं ना, हम तो पूरे जीवन परिश्रम ही करते रहे, हम पूरे जीवन मेहनत ही करते रहे, परिश्रम करते करते हमारा पूरा जीवन बीत गया।
परिश्रम जो करता है उसे क्या कहते हैं? परिश्रमी कहते हैं। मतलब कि ऐसे जो बॉक्स में आपको आंसर दिए गए हैं, सही जो आंसर है वो उसके सामने आपको ब्लैंक्स में लिखना है। ये सारी जो बातें हैं वो मैं यहाँ पर ही आपको लिखवाऊंगी, समझाऊंगी और आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, फिर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो है प्रश्न 2, प्रश्न 1 तक हमने लिखा पेज नंबर 18, और प्रश्न 2 से लेकर जो है प्रश्न 5 तक वो हम आगे के लेक्चर में उसके बारे में चर्चा करेंगे और लिखेंगे। तब तक मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया हुआ था कि भारत में जो बड़े बड़े मेले हैं वो कहाँ लगते हैं, वो शायद आपने लिखकर भेज दिए होंगे स्कूल के नंबर पर, और इसके बारे में आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे। फिर अभी आपको मैं एक ये आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है, और वो आप कक्षा में तो अभी बता नहीं सकते, ना ही उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। तो आपको कौन सा त्यौहार पसंद है उसके बारे में कार्ड शीट पर उसका चित्र बनाइए, और उसके बारे में आप हो सके तो 10 से 15 पंक्तियाँ लिखकर एक पूरी कार्ड शीट में बनाकर स्कूल के नंबर पर भेज दीजिए, ठीक है। और बाकी की चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।